Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another important lecture related to the Berry University's entrance test examination. So बैरिया का जो सीबीटी टेस्ट है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम स्टूडेंट जो कि बैरिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी से हमकिनार करें और जिस भी फील्ड में वो अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी प्रोग्राम में वो अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, अल्लाह करे कि उनका एडमिशन उसी प्रोग्राम के अंदर, उसी फील्ड के अंदर जो है वो हो। लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको अपडेट दी थी कि सोशल साइंसेज के टेस्ट में, बिजनेस स्टडीज़ के टेस्ट में, लॉ के टेस्ट में जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वो राउंड वन में भी, इस दफ़ा का जो राउंड वन हुआ है अभी रिसेंटली लास्ट मंथ के जो टेस्ट हुए हैं उनके अंदर भी इंक्लूडेड नहीं था फॉर दीज प्रोग्राम्स। लेकिन मेरी एडवाइस होगी कि जो स्टूडेंट्स मीडिया साइंसेज के प्रोग्राम में या बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम में कर रहे हैं तो वो एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन को मास्टर क्लास से भी कवर कर सकते हैं और उसके अलावा जो एनालिटिकल रीजनिंग के पास्ट पेपर्स के रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बैरिया के ऐड किए हैं उसमें से भी कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर मैं दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। एक तो कि भाई तैयारी अब हमें शॉर्ट टाइम में कहाँ से मैक्सिमम तैयारी करें। तो एक तो जो बैरिया की इस ईयर की मास्टर क्लास है ना 12 आवर्स की, उसको तो आपने लाजमी कवर अप करना है। उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू दिया हुआ है, उसको कवर अप करें। सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर जो इस टाइम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए ज़रूरी हैं। और मास्टर क्लास के अंदर जनरल नॉलेज और क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन नहीं है तो जनरल नॉलेज और फिजिक्स के हवाले से जो क्वेश्चन हैं वो भी, और सारे इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास के लिंक्स एंड सारे इंपॉर्टेंट मैराथन्स के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। उनको आप रिवाइज करें ताकि शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम आप जो है ना वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकें। अब आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो बैरिया के टेस्ट के अंदर कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ्स होते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन के पैराग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं। सेंटेंस के अंदर एरर को आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस होते हैं। नॉलेजेस आ जाती हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं, सिमिलर जो वर्ड्स हम बोलते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग और उनका यूजेज डिफरेंट होता है वो आ जाते हैं। करेक्ट स्पेलिंग चूज करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा सम टाइम्स बीच में लिटरली डिवाइसेस भी आ जाती हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रैंडमली क्वेश्चन जनरेट होके आते हैं, इसलिए पेपर में अगर आप कॉन्सेप्ट्स लेकर जाएंगे तो आप कामयाब होंगे। सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि जी सर पैसेज का जो क्वेश्चन आया है हमारे प्रोग्राम में, पैसेज का क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये बाय द वे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन होता है वो सबका नहीं आता, लेकिन स्पेशली वो स्टूडेंट के जिनकी 50 मार्क्स की इंग्लिश है उनका तो लाजमी आता है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का भी ये लाजमी आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैराग्राफ होते हैं वो बिट ट्रिकी होते हैं, तो मैंने इसलिए ट्रिकी क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। और फिर जो राउंड वन के स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं उनके फीडबैक के ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो राउंड वन में इस साल आए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद कैंपस है, चाहे कराची कैंपस है, चाहे लाहौर कैंपस है बैरिया का, तो राउंड वन तो उनके हो चुके हैं। जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश की है। बहरहाल कंप्यूटर बेस्ड पेपर है तो कॉन्सेप्ट्स को लाजमी लेकर जाना है। और कंप्यूटर बेस्ड पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो बैरिया का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। वो भी वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक ऐड कर दिया। डू वॉच इट आउट बिफोर अटेम्प्टिंग योर टेस्ट ऑल्सो। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी के हवाले से एक वीडियो इंशाल्लाह आज शाम तक आ जाएगी, उसको भी आपने कवर अप करना है। अब हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं ताकि कंप्लीट एंड थॉरली आपकी इंग्लिश की रिवीजन जो है वो इंशाल्लाह बैरिया के हवाले से हो। कह रहा है फॉर सेंचुरीज अर्बन प्लानर्स प्रायोरिटाइज्ड एफिशिएंसी एंड ऑटोमोबाइल फ्लो, often reducing city center to transit conduits. However, the contemporary resurgence of the pedestrianization, converting heavy vehicles avenues into foot traffic zones, reflects a fundamental paradigm shift. Beyond reducing carbon emissions, pedestrian zones revitalize local microeconomies by increasing foot traffic to small retailers. Opponents frequently argue that restricting vehicle access causes severe traffic redirection into surrounding residential neighborhoods. Yet, empirical studies show a phenomena known as evaporating traffic, where a significant percentage of drivers simply alter their habits or for public transit or eliminate unnecessary trips altogether. तो ये एक पैराग्राफ है, थोड़ा सा ट्रिकी पैराग्राफ से स्टार्ट लिया है, जानबूझ के स्टार्ट लिया है ताकि जिनका कॉम्प्रिहेंशन का इशू है, कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस में जिन स्टूडेंट को इशू होता है उनका इशू जो है वो ताकि रिजॉल्व हो जाए। सिमिलर डिफिकल्टी लेवल रखा है जो कि अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर था। अर्बन प्लानर्स होते हैं जो कि सिटी प्लानर्स होते हैं। अर्बन का मतलब होता है सिटी। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को रीड आउट करें, थॉरली रीड आउट करें जैसे मैंने अभी आपके लिए रीड आउट किया, और आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने की कोशिश करें कि उसमें है क्या। प्रायोरिटाइज करने का मतलब होता है किसी चीज को अहमियत देना। एफिशिएंसी यानी उनकी क्या थी कि भाई ट्रैफिक फ्लो जो है वो बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए, रश वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि जो मॉडर्न रिसर्जेंस हो गई है किसकी, पेडेस्ट्रियंस की, यानी पेडेस्ट्रियनाइजेशन हो गई है। पेडेस्ट्रियंस कहते हैं पैदल वॉक करने वालों को, जो सड़क के किनारे लोग वॉक कर रहे होते हैं उनको पेडेस्ट्रियंस कहते हैं। उसकी वजह से वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो हैवी ट्रैफिक
रूट्स थे वो कन्वर्ट हुए इनटू फुट ट्रैफिक जोन ऑल्सो। कह रहा है कि इसकी वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट हुआ है। एक तो ये है कि ना सिर्फ ये कि कार्बन एमिशन रुकी हैं, बल्कि पेडेस्ट्रियन जोन जो है उनकी वजह से क्या है कि माइक्रो इकोनॉमी यानी छोटी इकोनॉमीज को भी फायदा मिला है, क्योंकि जो लोग फुट ट्रैफिक को यानी यूज कर रहे होते हैं, जो लोग पैदल चल रहे होते हैं, तो इर्द गिर्द जो छोटी शॉप्स होती हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, या लेट से कोई हॉकर्स बैठे हुए हैं, तो वो उनसे क्या करते हैं, चीजों की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उससे इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश होती है। वो कह रहे हैं कि जो इसके क्रिटिक्स हैं, ओपोनेंट्स कौन होते हैं, जो मुखालिफ होते हैं, ठीक है, वो इसके बारे में आर्ग्यू करते हैं, वो इसके बारे में ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो इसके बारे में ये रीजन देते हैं कि भाई सिटी या व्हीकल एक्सेस को सिटीज में रोकना और उनको रीडायरेक्शन करने से क्या होता है कि ट्रैफिक जो होती है वो मेन हाईवे से हट के फिर रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर से गुजरना शुरू हो जाती है। बहरहाल वो कह रहा है कि एक स्टडीज जो है वो शो करती हैं कि एक फिनोमेना होता है जिसको एवापोरेटिंग ट्रैफिक का फिनोमेना कहते हैं। वहां पे क्या होता है कि सिग्निफिकेंट जो परसेंटेज है ड्राइवर्स की, वो अपनी हैबिट्स को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और फिर वो भी कोशिश करते हैं कि पब्लिक रूट्स को यूज करें, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, और बिला वजह गाड़ी निकालना या बिला वजह बाहर जाना या बिला वजह या अननेसेसरी के ट्रिप्स जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो एज फार योर एग्जाम डिफिकल्टी लेवल मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ ऐड कर दिया है। इससे अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। कौन सी बात इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है किसको, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज को। पेडेस्ट्रियनाइजेशन ऑलवेज फेल्स ड्यू टू ट्रैफिक रीडायरेक्शन इन रेजिडेंशियल जोन्स। नो, ये तो उसने कहीं बात ही नहीं की, ये तो उसने कहीं बात ही नहीं की। उसने कहा कि यस, एक मॉडर्न फिनोमेना जो है पेडेस्ट्रियनाइजेशन का स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिटीज शुड कम्प्लीटली एलिमिनेट पब्लिक ट्रांजिट टू प्रमोट वॉकिंग। कह रहा है सिटीज जो हैं उनको चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांजिट को टोटली खत्म कर दें और लोगों को इस बात पे रजामंद करें कि वो वॉक करें। ऐसा भी कहीं नहीं उसने कहा, उसने तो दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। उसने बताया है कि पहले जो है वो जो अर्बन डेवलपर्स थे उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल में रखें, लेकिन जब से पेडिशनाइजेशन ज्यादा हुई है यानी पैदल चलने वालों का हुजम ज्यादा हुआ है, तो उससे उन्होंने ट्रैफिक रूट्स को अल्टर किया। फिर उसने उसके एडवांटेजेस भी बताए हैं कि माइक्रो इकोनॉमी पे उसके क्या एडवांटेज हैं। फिर उसने बताया है कि लोगों ने कैसे अपनी हैबिट्स चेंज की, तो बैलेंस किस्म की उसने एक तरह से अप्रोच जो है वो यूज की है। उसने तो कहीं ये भी नहीं, कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि लोगों को जो है ना बस प्रमोट करें वॉकिंग पे गाड़ियों का इस्तेमाल लोगों ने, ऐसा तो उसने कहीं भी नहीं कहा। अर्बन प्लानिंग इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स पेडेस्टनाइजेशन। यस, ये उसने बात की है कि कंटेम्प्रेरी टर्म यूज हो रही है, यानी मॉडर्न टर्म एक यूज हो रही है पेडेस्टनाइजेशन की, विच यील्ड्स अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट डिस्पाइट कॉमन ऑपोजिशन। यानी उसका उसने फायदा भी बताया है। फायदा यह है कि लोकल इकोनॉमीज को और छोटे बिजनेसमैन को उसका फायदा हो रहा है कि पैदल चलने वाले लोग, वो कहना ये चाह रहा है कि उससे चीजें जो है वो क्या करते हैं, चीजें जो है वो उनसे बाय करते हैं। तो लोकल माइक्रो इकोनॉमीज को फायदा हो रहा है, बावजूद इसके कि लोग इसके को अपोज करते हैं कि भाई आप ट्रैफिक जोन को सिर्फ वॉकिंग फुट जोन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे आते हैं, कहते हैं व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इवेपोरेटिंग ट्रैफिक फिनोमेना मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि आपको इस पैराग्राफ में से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है या आप क्या कंक्लूजन जो है वो इसमें से ले रहे हैं पैराग्राफ में, तो यहाँ पर आके स्पेसिफिकली जो है आप लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर कहते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ आया था मेरे टेस्ट में वो डिफिकल्ट था। तो कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता अगर उसको आप समझ के करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्फ्रेंस बतानी है कि हमें क्या इससे मिल रहा है, हम इससे क्या नतीजा अखज कर सकते हैं, उर्दू में कहते हैं। व्हीकल डिसअपीयर फिजिकली ड्यू टू एडवांस अर्बन टेक्नोलॉजी। नो, ऐसी तो उसने कहीं बात ही नहीं की। ड्राइवर्स अडेप्ट टू रोड क्लोजर बाय चेंजिंग ट्रैवल हैबिट्स रादर देन जस्ट टेकिंग अल्टरनेट रूट्स। यस, ये बात उसने जो लास्ट लाइन में मेंशन किया हुआ था कि जी जबकि जो इवेपोरेटिंग ट्रैफिक का फिनोमेना है, ये जो यहाँ पे मेंशन्ड है कि जिसमें क्या है कि बहुत सारे जो ड्राइवर जो हैं वो अपनी हैबिट्स को, ड्राइविंग हैबिट्स को चेंज करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, और बिला वजह के ट्रिप्स लेना, यानी बिला वजह अपने घर से बाहर निकलना या बिला वजह गाड़ी को बाहर निकालने वाला जो उनका पहले वो हर छोटे काम के लिए गाड़ी बाहर निकालते थे, वो कहना ये चाह रहा है वो अननेसेसरी ट्रिप्स को उन्होंने छोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो ड्राइवर्स ने बेसिकली क्या किया है कि अपने आप को अडेप्ट किया। तो जो चॉइसेस बड़ी क्लोज होती हैं कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में, जिसके से आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। अगला है, कह रहा है द ह्यूमन circadian rhythm, an internal 24-hour biological clock regulates sleep wake cycles, hormone release and body temperature. Modern exposure to artificial blue light emitted by smartphones and LED displays severely disrupts the delicate system by suppressing the pineal gland secretion of melatonin. While short-term sleep deprivation impairs cognitive function and mood, chronic disruption of circadian alignment is linked to the metabolic disorders and weakened immune responses. Interestingly, exposure to natural morning sunlight remains the most potent natural जिट गिबर यानी वो सिंक्रोनाइजर का
के लिए वर्ड वो यूज कर रहा है, फॉर रीसेटिंग दिस इंटरनल क्लॉक न्यूट्रलाइजिंग नाइट टाइम लाइट डिसरप्शन। इस पैराग्राफ में उसने ये बताया है कि जो हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर है टू सेल फोन, और सेल फोन से जो ब्लू लाइट एमिट होती है या एलईडी से ब्लू लाइट एमिट होती है, उसकी वजह से जो हमारा स्लीप साइकिल है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, और जो ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जो पीनियल ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन नहीं कर रहे हैं किसकी, मेलाटोनियन की। मेलाटोनियन क्या है? मेलाटोनियन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है कि हमारे स्लीप साइकिल्स को रेगुलेट करता है। तो कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म स्लीप डिप्रीविएशन है, ठीक है ना, वो तो उसकी वजह से तो आपका मूड के ऊपर, आपकी कॉग्निटिव वर्किंग को इफेक्ट करता है, आपके स्लीप साइकिल्स को, कार्केडियन अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करता है, और उसका आपका इम्यून सिस्टम भी वीक करता है। लेकिन अगर ये लगातार रहेगा तो उसके से और भी मसले मसाइल आते हैं। साथ ही उसने कहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है। उसने कहा इसका सोल्यूशन ये है कि सुबह की जो मॉर्निंग सनलाइट है वो इसके खिलाफ बड़ा ही पोटेंट, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इसके खिलाफ जो है वो नेचुरल जो है वो सिंक्रोनाइजर है, यानी अपने स्लीप पैटर्न को दोबारा सिंक्रोनाइज करता है, और जो आपको नाइट टाइम डिस्ट्रप्शन होती हैं उनको भी रिड्यूस करता है। तो इस पैराग्राफ में साइंटिस्ट ने बताया भी है कि जो 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक है, कैसे हमारा जो कार्केडियन रिदम है क्या, रेगुलेट करना स्लीप एंड वेक साइकिल्स को, बॉडी में हार्मोन्स की रिलीज को और टेम्परेचर की मेंटेनेंस को, ठीक है। फिर उसने बताया कि ब्लू लाइट एक्सपोजर की वजह से मसले मसाइल आ रहे हैं हमें। फिर साथ ही उसने ये बताया कि इसका सोल्यूशन क्या है। मसले मसाइल जो आ रहे हैं वो भी उसने बताया कि जी कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को भी, मूड स्विंग्स को कॉज करता है, स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन उसने बताया कि क्या है कि नेचुरल मॉर्निंग सनलाइट का एक्सपोजर जो है उससे क्या होता है कि आपका स्लीप साइकिल जो है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है, और जो नाइट टाइम लाइट डिस्ट्रप्शंस हैं यानी डिस्टर्बेंसेज हैं वो आपकी रिड्यूस होती हैं। तो पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें से ग्रैब कर ली। ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच इन्फॉर्मेशन जितनी आप उसमें से ग्रैब कर सकते हैं। आगे है, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज आर्टिफिशियल ब्लू लाइट डायरेक्टली इफेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी। कह रहे हैं कि ब्लू लाइट कैसे इफेक्ट करती है ह्यूमन फिजियोलॉजी को। एक बात याद रखें, हमेशा हमेशा कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स के अंदर उसी इंफॉर्मेशन को आपने यूज करना है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास उस पैराग्राफ में गिवन है। जैसे मैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग या आईक्यू के सेक्शन के बारे में कह रहा होता हूँ कि वही इंफॉर्मेशन लिया करें कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। खुद से अगर आप चीजें अज्यूम करेंगे, एजम्पशन लेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको आपने अवॉइड करना है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि पैसेज के मुताबिक पैसेज की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ब्लू लाइट का क्या इफेक्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को इनहेंस करती है? नहीं, इनहेंस थोड़ी कर रही है वो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को, वो तो उनको खराब कर रही है। इट सप्रेसेस द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड। यस, जो पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, उसका काम क्या है, मेलाटोनियन को रिलीज करना, और मेलाटोनियन क्या है, आपका स्लीप हार्मोन है। तो जब बहुत ज्यादा ब्लू लाइट एक्सपोजर होता है तो पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनियन की सिक्रीशन उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे कार्केडियन रिदम है या कार्केडियन सिस्टम है वो हमारा इफेक्ट होता है। ये बात उसने लिखी। द वर्ड जेट गिबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज मोस्ट नियरली मीन, उसने खुद मेंशन भी किया हुआ है। उसने कहा हुआ है एक्सपोजर टू द नेचुरल मॉर्निंग सनलाइट रिमेन द मोस्ट पोटेंट नेचुरल जेट गिबर के साथ उसने लिखा हुआ है सिंक्रोनाइजर फॉर रीसेटिंग द इंटरनल क्लॉक। तो जेट गिबर क्या काम कर रहा है, वो हमारे जो स्लीप साइकिल है उनको दोबारा सिंक्रोनाइज कर रहा है। एग्जामिनर ने खुद ही आंसर यहाँ पर बताया हुआ है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या होता है, फिक्स कर देना किसी एक चीज को, ठीक है, यानी एक ऑर्डर में ले आना। तो एन आर्टिफिशियल लाइट सोर्स यूज्ड इन स्लीप लैब्स, नो, ये तो उसने एक बस वर्ड यूज किया हुआ है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ स्लीप, नहीं। जेड गिबर उसने क्या चीज है, सिंक्रोनाइजर है, एनवायरमेंटल क्यू दैट रीसेट द बायोलॉजिकल क्लॉक। यस, सिंक्रोनाइजर क्या करेगा, चीजों को टाइम के ऊपर ले आएगा। हार्मोन तो जो प्रोड्यूस करता है पीनियल ग्लैंड, उसका नाम तो मेलाटोनियन है। मेलाटोनियन उसका नाम है, उसका तो नाम जेड गिबर नहीं है। तो ये उसने एक डिफिकल्ट सा स्ट्रेन सा वर्ड यूज किया आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ये वो चीज है कि जो आप लोग कह रहे होते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ जो थे वो इतने सीधे नहीं आते और हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन सारी मेंशन होती है, वो आप ट्रिकी आए या स्ट्रेट फॉरवर्ड आए, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने समझना होता है, ठीक है, उसको आपने देख के चलना होता है। Deep sea hydrothermal vents discovered along mid-ocean ridges host extraordinary ecosystems completely independent for solar energy. Instead of relying on photosynthesis, primary producers in these dark depths utilize chemosynthesis, converting toxic chemical compounds like hydrogen sulfide into organic matter. तो एक बात यहाँ पर पता चल रही है कि फोटोसिंथेसिस के बजाय एक प्रोसेस और का जिक्र है जो कि केमोसिंथेसिस है, जो कि क्या करता है,
जो कि टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स को, जिस तरह के हाइड्रोजन सल्फाइड है, उनको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। ऑर्गेनिज्म सच एज जायंट ट्यूब वॉर्म्स एंड ब्लाइंड शिप थ्राइव। थ्राइव करने का मतलब क्या होता है? ग्रो करना उनकी पॉपुलेशन अराउंड दीज मिनरल रिच चिमनीज अंडर एक्सट्रीम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ब्लिस्टरिंग टेम्परेचर्स। Scientists hypothesize that these extreme isolated environments may hold vital clues regarding the origins of life on early Earth and potential for extraterrestrial life on icy moons. ठीक है जी। अब उसने बात की कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं साइंटिस्ट ने मिड ओशन रीजन में, ओशन की डेप्थ में, जो जहाँ पर एक बड़ा ही अजीब किस्म का, एक्स्ट्रा किस्म का, एक यूनिक किस्म का इकोसिस्टम है जो कि सोलर एनर्जी पर डिपेंड ही नहीं करता। देखिए लाइफ जो है ना अर्थ के ऊपर पॉपुलर है, पॉसिबल है ड्यू टू सनलाइट। ये एक पॉपुलर फिनोमिनन है, ठीक है। एक पॉपुलर बिलीव है कि सनलाइट पड़ती है अर्थ तक और फिर उससे सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन होती है, लाइफ का सर्वाइवल होता है सेक्टरा, और उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डिफरेंट एनिमल्स, और फिर उन एनिमल्स के ऊपर दूसरे एनिमल्स डिपेंड करते हैं। इंसान की भी ग्रोथ उसी पर डिपेंड करती है क्योंकि हमारा फूड वगैरह सारा जो क्रॉप्स के जरिए आ रहा है उसी से आ रहा है। तो यहाँ पर उसने एक फिनोमेना की बात की है केमोसिंथेसिस की, कि केमोसिंथेसिस एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें क्या हो रहा है कि केमिकल कंपाउंड जो हैं, जस्ट लाइक डेंजरस केमिकल कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, दे आर बीइंग कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक मैटर। और जो जायंट ट्यूब वर्म्स हैं, ये जो ब्लाइंड श्रिम्प्स हैं जो कि ओशन डेप्थ में रहते हैं, वो इसी जगह पर पलते हैं, बढ़ते हैं। और साइंटिस्ट ने इससे ये हाइपोथेसिस लिया है कि इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स हैं वहां पर लाइफ को पॉसिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो या फिर क्या है कि अर्ली अर्ली लाइफ जो अर्थ पे स्टार्ट हुई वो भी इसी रीजन की वजह से ही स्टार्ट हुई होगी। एनीवेज, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम जनरेट ऑर्गेनिक मैटर? वो कैसे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं? बाय कैप्चरिंग फेंट सनलाइट पेनिट्रेटिंग द डीप ओशन। नहीं, उसने तो कहा वहां पे तो सनलाइट है ही नहीं है, उसने कहा केमोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है थ्रू केमोसिंथेसिस यूजिंग केमिकल कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। यस, तो केमोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या करता है? हार्मफुल केमिकल्स को कंबाइंड करते हैं टू हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए मैंने इसीलिए इस वर्ड को यहीं पे हाईलाइट कर दिया था, अभी मैंने क्वेश्चन को देखा ही नहीं था। तो ये स्ट्रैटेजी आपने भी पेपर में रखनी है कि जहाँ पे कोई ऐसा वर्ड जो कि यूनिक वर्ड होगा या कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी उसके अराउंड क्वेश्चन यूजुअली आमतौर पर पैराग्राफ में पूछा गया, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपने जरा क्विकली और बड़ा इन डिटेल जो है वो ग्रैब करना है। वाई आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स? एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट क्यों इसमें इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया है। वो हाइपोथेसिस क्या है कि दे ऑफर पोटेंशियल साइट्स फॉर डीप सी माइनिंग ऑफ रेयर मेटल्स। नहीं, माइनिंग का तो कहीं जिक्र ही नहीं है पैराग्राफ में। मैंने बताया ना आपको कि स्टिक टू द इन्फॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द पैराग्राफ, तो फिर आप कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ ट्रिकी आया था पेपर में। दे प्रोवाइड मॉडल्स फॉर हाउ लाइफ माइट अराइज ऑन अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। यस, ये एक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि ये जो लास्ट लाइन थी उन्होंने कहा था कि यही एक रीजन हो सकती है कि अर्ली जो लाइफ ऑन अर्थ है वो रिजनेट हुई है, यानी वो स्टार्ट हुई है, और जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है यानी किसी और प्लेनेट के ऊपर जो लाइफ है वो भी इसी तरीके से स्टार्ट जो है वो की जा सकती है। जैसे मून का टेम्परेचर जो होता है वो आइसी टेम्परेचर होता है, यानी नेगेटिव में टेम्परेचर होते हैं, तो और सनलाइट की अवेलेबिलिटी वहां पर नहीं होती। तो वो कह रहे हैं इसी केमोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं साइंटिस्ट का ये बिलीव है टू स्टार्ट अ लाइफ ऑन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज, और अर्थ में इनिशियली जो है वो अर्ली स्टेजेस में लाइफ जो है वो इस तरह से स्टार्ट हुई होगी। तो ये मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को। आई एम होपफुल कि अब ये आपके लिए ट्रिकी नहीं होंगे। मैंने इसमें प्रैक्टिस में और भी पैराग्राफ्स ऐड किए और एज पर बिल्कुल जो जो आपका पेपर पैटर्न है उसी के मुताबिक उसके डिफिकल्टी भी रखा हुआ है और क्वेश्चन का स्टाइल भी पूछा हुआ है। तो कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को करने का बेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे क्या है? बेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे यही है कि आप क्या करेंगे कि आपने वो इंफॉर्मेशन जो कि पैराग्राफ में गिवन है उसको डीपली रीड आउट करना है, देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपने इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आंसर देना है जो कि आपके पास पैराग्राफ के अंदर गिवन है, और क्लोज चॉइसेस को दोबारा आपने टैली कर लेना है। समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर बड़ी क्लोज चॉइसेस आ गई थी, समझ नहीं आता कि ऑप्शन कौन सा बनता है आंसर, क्योंकि मिलते जुलते आंसर्स मेंशन थे उन चॉइसेस के अंदर, उन एमसीक्यूज के अंदर। तो उसका भी सोल्यूशन यही है कि अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो गो बैक टू द पैराग्राफ, गो बैक टू द पैराग्राफ एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कहीं वो इन्फॉर्मेशन मैं करेक्ट मार्क कर रहा हूँ, मैं अपनी कंफ्यूजन को कैसे दूर करूंगा। तो ये ट्रिक है कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स के लिए, इसको लाजमी यूज कीजिएगा। और जो मैंने अनसीन क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, उनको आपने खुद प्रैक्टिस करना है लाजमी, ताकि आपका जो डर है
वो कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए, ताकि आप अपने इंग्लिश के पोर्शन में मैक्सिमम स्कोर कर सके। मिनिमम 30 to 50% आपके टेस्ट पैटर्न के ऊपर डिपेंड करते हुए इंग्लिश है, तो इंग्लिश को आपने स्ट्रांग रखना है ताकि इंग्लिश में आप पूरे पूरे मार्क्स ले सकें और आप कहीं मार्क्स लूज ना करें। अब आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। शी डिसाइडेड टू गो डैश टू परचेज हर यूनिवर्सिटी बुक्स, तो शी डिसाइडेड टू गो where, to go at bookstore, to go to bookstore, to go to the bookstore, to go in the bookstore, या in bookstore, दा नहीं है, in bookstore मेंशन है। तो यहां पर क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा? शी डिसाइडेड टू गो टू द बुक स्टोर टू परचेज हर यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक्स। रीजन क्या है? इन दोनों क्लोज चॉइसेस में से दा वाली चॉइस को चूज करने के लिए, दा जो है वो स्पेसिफिसिटी डिफाइन करता है, वो रेफरेंस बताता है कि किस स्पेसिफिक शॉप के ऊपर, किस स्पेसिफिक बुक स्टोर के ऊपर या बुक शॉप के ऊपर वो गई है। शी डिसाइडेड टू गो टू द बुक स्टोर टू परचेज हर यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक्स। एट बुक स्टोर, एट का वर्ड तो आप तब यूज करेंगे जब आप किसी को मीटिंग के लिए कोई पॉइंट या लोकेशन दे रहे हैं। अगर मैं कहता हूं आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट इंशाल्लाह, तो आप लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है। या अगर आप इससे कहते हैं कि आई विल बी स्टैंडिंग एट द मेन गेट, आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द मेन गेट। इसी तरीके से टाइम बताने के लिए भी यूज होता है कि सी यू एट 4 PM, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं आपको 4 घंटे में मिलता हूं, तो फिर तो मैं कहूंगा सी यू इन 4 hours, आई विल मीट यू इन 4 hours, कि मैं 4 घंटे में आपको मिलता हूं, 4 घंटे के बाद आपको मिलता हूं। टाइम स्पेसिफाई करें तो वहां पर भी ऐड यूज होता है, तो ऐड नहीं आएगा। टू बुक स्टोर में स्पेसिफिसिटी का इशू है। दा का आर्टिकल ये बता रहा है, रेफरेंस पॉइंट बता रहा है कि किस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाकर इन्होंने मिलना है। नेक्स्ट है नाइदर द प्रोफेसर नॉर स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड डैश सेटिस्फाइड with the unexpected delay, neither the professor nor his students dash satisfied with the unexpected delay। ये क्वेश्चन अक्सर आपका जो सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन है, यानी एरर आइडेंटिफिकेशन का पोर्शन है, वहां पर भी नाइदर और नॉर को यूज किया जाता है। नाइदर और नॉर के केस में याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया हुआ है, क्योंकि ये बड़ा रिपीटेड कॉन्सेप्ट होता है एग्जाम के अंदर। नाइदर और नॉर के केस में, आइदर और के केस में, इस तरह के सिमिलर वर्ड्स के केस में आप क्या करते हैं? आप प्रॉक्सिमिटी रूल को यूज करते हैं। प्रॉक्सिमिटी रूल क्या कहता है कि जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है उसको देखना है। अब नाइदर के साथ सब्जेक्ट क्या है? प्रोफेसर है। नॉर के साथ जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, और ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वॉज थोड़ी आएगा, वॉज तो नहीं आएगा, वर आएगा। नाइदर द प्रोफेसर नॉर स्टूडेंट्स वर सेटिस्फाइड विद द अनएक्सपेक्टेड डिले। ना तो प्रोफेसर और ना ही उसके स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड थे, जो बिला वजह का या अनएक्सपेक्टेड डिले आ रहा था, ताखीर आ रही थी। ईच ऑफ द रिसर्च proposals dash thoroughly evaluated by the board। each of the research proposals, each का वर्ड है, each का वर्ड है, each का वर्ड जो है वो एक इनडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउन है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। हैव बीन नहीं लगाना, प्रपोजल्स को देख के नहीं आपने वर्ब लगाना, आपने इसको देखना है। तो सब्जेक्ट यहां पर ये है, ईच है, और ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ईच ऑफ द रिसर्च प्रपोजल्स हैज बीन thoroughly evaluated by the board, has been thoroughly evaluated by the board। she prefers studying in a quiet library dash preparing for exams in a noisy cafe। she prefers के साथ हमेशा टू आता है। जब भी प्रेफरेंस दो चीजों के बीच में है, दो लोगों के बीच में है, दो थिंग्स के बीच में है, तो हमेशा टू का वर्ड आपने कंपैरिजन के लिए यूज करना है, ओवर का वर्ड यूज नहीं करना। ये कॉमन मिस्टेक है जो करता है कि मैं कहता हूं आई प्रेफर टी टू कॉफी। अब यहां पर क्या है कि शी प्रेफर स्टडिंग इन अ क्वाइट लाइब्रेरी टू प्रिपेयरिंग एग्जाम्स इन अ नॉइजी कैफे। वो प्रेफर करती है एग्जाम की तैयारी करना इन अ क्वाइट लाइब्रेरी, और कंपैरिजन के लिए दूसरी चीज क्या है? नॉइजी कैफे। हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये ट्रेंड है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी कॉफी शॉप में चले जाते हैं, कॉफी बाय करते हैं, अपना लैपटॉप स्टडी मटेरियल ले जाते हैं, फ्री का वाईफाई भी इंजॉय करते हैं, और साथ वहां पर बैठ के तो काम करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो लाइब्रेरी को प्रेफरेंस देती है, और दूसरा जो कंपैरिजन में वो नॉइजी कैफे है। तो शी प्रेफर स्टडिंग इन अ क्वाइट लाइब्रेरी टू preparing for exams in a noisy cafe। The research team has been collecting environmental samples dash early morning। अब अर्ली मॉर्निंग से वो कलेक्ट कर रहे हैं ना सैंपल्स, तो स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम हमारे पास गिवन है। वो स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम जो है वो है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। द रिसर्च टीम हैज बीन कलेक्टिंग एनवायरमेंटल सैंपल्स सिंस अर्ली मॉर्निंग, सिंस अर्ली मॉर्निंग।
क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। इफ द कमिटी डैश द प्रपोजल टुडे कंस्ट्रक्शन विल बिगिन नेक्स्ट मंथ। इफ द कमिटी अप्रूव्स, if the committee approves, if the committee approves the proposal today, construction will begin next month। क्योंकि कंडीशनल है ना, इफ लगा हुआ है तो उसके साथ सिंपल टेंस आएगा, अप्रूव्स आएगा, ठीक है, साथ एस लगाएंगे, क्योंकि वो कहना वो चाह रहा है कंडीशनल अगर पूरी होगी कि अगर तो आज कमेटी अप्रूवल देती है, यानी अप्रूव करती है प्रपोजल को आज, तो ही कंस्ट्रक्शन अगले महीने स्टार्ट होगी। By the time the conference concludes tomorrow, the keynote speaker dash for 3 hours. By the time the conference concludes tomorrow, अब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। By the time the conference concludes tomorrow, the keynote speaker will have spoken for 3 hours आएगा। will speak नहीं आएगा, will have spoken आएगा, साथ उसके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चलेगी। देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, अगर उसके अंदर एक एक्शन इंडिकेट हो रहा हो, ठीक है, और एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम को लेके हो रहा हो, तो फिर आपने विल के साथ हैव लगाना होता है या हैज लगाना होता है, डिपेंडिंग अपॉन के जो वहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या क्या सिचुएशन है। तो विल हैव स्पोकन फॉर 3 hours, क्योंकि आगे टाइम भी मेंशन्ड है। रनिंग अलोंग अ रिवर बैंक एवरी मॉर्निंग कीप्स हिम हेल्दी। द वर्ड रनिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इज इट अ प्रेजेंट पार्टिसिपल? नो। इज इट अ जरंड? यस। जरंड क्या होता है? जरंड के अंदर आई एन जी, वर्ब के साथ आई एन जी आ रहा होता है, और अगर वर्ब नाउन के तौर पे ऐड कर रहा हो, वर्ब अगर वर्ब के साथ आई एन जी और वो नाउन के तौर पर ऐड कर रहा हो, हम उसको जेरंड कहते हैं। पार्टिसिपल के तो केस में वो क्या कर रहा होता है, वो एडजेक्टिव के तौर पे ऐड कर रहा होता है। अब रनिंग यहाँ पर एक वर्बल नाउन के तौर पर ऑपरेट कर रहा है, कह रहा है रनिंग अलोंग द रिवर बैंक एवरी मॉर्निंग कीप्स हिम हेल्दी। तो स्टार्ट में कोई नाउन मेंशन नहीं है, तो ये जो वर्ब रनिंग है, रन है, उसके साथ आई एन जी लगा के ये जरन बन गया है। तो रनिंग अलोंग द रिवर बैंक, ठीक है। इस समय कहता है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वहां पर स्विमिंग भी जो है वो एज अ, ये जो वर्ब है स्विमिंग वो एज अ नाउन वहां पर यूज हो रहा है। वी ऑब्जर्व द एक्सपीरियंस मैकेनिक डैश द विंटेज कार इंजन। वी ऑब्जर्व द एक्सपीरियंस मैकेनिक रिपेयर्ड द विंटेज कार इंजन। नो, हमने एक्सपीरियंस किया, हमने ऑब्जर्व किया है ना, ठीक है। एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है कि हमने ऑब्जर्व किया है। तो हमेशा जब परसेप्शन के वर्ब्स आए, परसेप्शन के वर्ब्स होते हैं जैसे ऑब्जर्व है, एक्सपीरियंस है, इस तरह के वर्ब्स आए, ठीक है, तो उनके साथ क्या होता है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो उनके साथ क्या होता है, बस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो रिपेयर आएगा। वी ऑब्जर्व द एक्सपीरियंस मैकेनिक रिपेयर द विंटेज कार इंजन। विंटेज का मतलब होता है क्लासिक, ओल्ड, आर्काइक। नाइदर फूड नॉर वाटर डैश प्रोवाइडेड टू द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स फॉर आवर्स। नाइदर फूड नॉर वाटर, वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज प्रोवाइडेड टू द स्टैंडर्ड पैसेंजर। स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंसे हुए, कह रहा है ना तो खाना और ना ही पानी प्रोवाइड किया गया था उन पैसेंजर्स को जो कि स्टक थे फॉर आवर्स। क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। द मैनेजर आज द न्यू एप्लीकेंट इफ शी डैश प्रायर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। मैनेजर ने पूछा है, आस्क्ड है, आज द न्यू एप्लीकेंट, जो नई जॉब के लिए अप्लाई जिसने किया है उससे पूछा है, उस खातून से पूछा है। खातून मुझे कैसे पता चला कि वो फीमेल है, क्योंकि आगे शी मेंशन्ड है। इफ शी हैड द प्रायर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, अगर एक सेंटेंस में दो बातें पास्ट में चल रही हो तो फिर एक बात को पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है, ठीक है। एक तो रूल ये है कि वो पास्ट में रहेगा, और सेकेंडली क्या है कि ये इनडायरेक्ट टोन है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये है इनडायरेक्ट टोन, इनडायरेक्ट स्पीच चल रही है, पीछे आस्ट आ गया तो आगे फिर पास्ट में ही रहेगा, हैड आएगा। द पीकॉक डिस्प्लेड डैश कलरफुल फेदर्स टू अट्रैक्ट अ मेट। कह रहा है कि जो पीकॉक होता है वो अपने कलरफुल फेदर्स को डिस्प्ले करता है, अपने कलरफुल फेदर्स को डिस्प्ले कर रहा है ना, किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी फ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए। मेट मीन्स फ्रेंड, टू अट्रैक्ट अ मेट। द पीकॉक डिस्प्लेड डैश कलरफुल फेदर्स टू अट्रैक्ट, तो क्या है कि कलरफुल फेदर्स अपने वो डिस्प्ले कर रहा है, अपने कलरफुल फेदर डिस्प्ले कर रहा है। इट्स ये वाला नहीं आएगा, ये वाला इट्स तो इट इज के लिए यूज होता है, इट इज थोड़ी आ रहा है, अपने इट्स ये वाला सिंपल इट्स आएगा।
ये वाला इट्स यूज होगा, इट्स कलरफुल फेदर्स टू अट्रैक्ट पार्टनर्स। ठीक है। द न्यूज रिगार्डिंग द ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस डैश सरप्राइजिंगली पॉजिटिव टुडे। द न्यूज द न्यूज रिगार्डिंग द ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन होती हैं कमी और ज्यादा होना, यानी स्टेबल ना रहना, ऊपर और नीचे होना। जैसे आजकल रिसेंटली ईरान और जो अमेरिका का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे ग्लोबल ऑयल मार्केट्स इफेक्ट होती हैं, उसकी वजह से भी जो ग्लोबल आपकी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी आपकी इफेक्ट होती हैं। तो द न्यूज रिगार्डिंग द ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस, तो न्यूज जो होता है ये सिंगुलर होता है, एक खबर हो, एक से ज्यादा खबरें हो, उसको न्यूज ही कहते हैं, न्यूज ही कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, उसको सिंगुलर वर्ब के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना। इसको इसके साथ सिंगुलर वर्ब अटैच हो किया जाता है, इसको सिंगुलर नाउन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर नाउन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो द न्यूज रिगार्डिंग द ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस इज सरप्राइजिंगली पॉजिटिव टुडे। बेयरली एट द लेक्चर स्टार्टेड व्हेन द पावर सप्लाई डैश ऑफ। बेयरली, स्कार्सली, इन सब के साथ यानी जैसे ये काम हुआ तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, एक तो याद रखिएगा व्हेन आता है, क्योंकि ये चीज जो है ना मैंने नोटिस किया कि रिसेंट एग्जाम्स में स्पेसिफिकली एरर आइडेंटिफिकेशन में या अगर कहीं पे कोई कंजंक्शन का सवाल हो सेंटेंस कंप्लीशन में तो वहां पर आया होता है। तो बेयरली एट द लेक्चर स्टार्टेड व्हेन द पावर सप्लाई वेंट ऑफ। जैसे ही लेक्चर बामुश्किल लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि पावर जो है वो बिजली जो है वो चली गई। ही बिहेव्स एज इफ ही डैश द एंटायर इंस्टीट्यूशन। he behaves as if he dash। अब एक hypothetical कंपैरिजन हो रहा है कि वो ऐसे ऐड कर रहा होता है, ऐसे उसका बिहेवियर होता है कि जैसे ये सारा कुछ उसका है, as if he owned the entire institution आएगा, owns नहीं आना, if है ना, if he owned the entire institution। तो याद रखिएगा कि जब भी hypothetical कंपैरिजन होंगे और if होगा तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कब लगानी है, जब if होगा और एक hypothetical कंडीशन है, यानी हमें तो नहीं पता ना, वो assumption ले रहा है, एक hypothesis ले रहा है वो। क्वेश्चन 28 है, यू हैड बेटर डैश योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्स। यू हैड बेटर है, यू हैड बेटर सबमिट योर असाइनमेंट। अब ये ना कीजिएगा कि जी पीछे हैड है तो मैं सबमिटेड लगा दूं, नहीं, यू हैड बेटर सबमिट योर असाइनमेंट, यू हैड बेटर सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्स, यानी डेडलाइन खत्म होने से पहले तुम्हें इसको सबमिट करवा देते तुम इसको। स्कार्सली हैड शी स्टेप्ड आउटसाइड डैश इट बिगेन टू रेन हैवीली। स्कार्सली के साथ, बेयरली के साथ हमेशा आपने व्हेन लगाना है। ये सेंटेंस करेक्शन में भी आ रहा है और यूं भी आ रहा है एग्जाम के अंदर। द पैनल ऑफ जजेस डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द फाइनल विनर। द पैनल ऑफ जजेस, पैनल ऑफ जजेस है, पैनल ऑफ जजेस। ठीक है। तो पैनल ऑफ जजेस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है पैनल ऑफ जजेस, पूरा सब्जेक्ट होगा। अगर होता ना पैनल ऑफ जजेस ना होता तो फिर मैं कहता था पैनल वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जैसे मैं कहूंगा द कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो अब क्योंकि ऑफ जजेस आ गया साथ तो वॉज से काम नहीं चलेगा, फिर वर लगेगा। द पैनल ऑफ जजेस वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द फाइनल विनर। अगर तो सिर्फ होता ना द पैनल, फिर मैं वॉज लगाता। अब पैनल ऑफ जजेस है, पैनल ऑफ जजेस है, तो इसके लिए इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। रीजन समझ आ गई, आगे चलते हैं। कमेटी का वर्ड आ जाता होता है अक्सर पेपर के अंदर, इनके पूल के अंदर ये क्वेश्चन है, अक्सर ये दे देते होते हैं, कमेटी का वर्ड आ जाता होता है, द कमेटी एग्रीड अपॉन। तो कमेटी जो है वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के तौर पर ही ट्रीट होगी। तो ये भी कलेक्टिव नाउन ही होगा, पैनल है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये इंडिविजुअल्स के क्योंकि व्यूज डिफरेंट हैं और जजेस हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा इसके साथ। ओपिनियंस है ना आगे तो जो कि डिवाइडेड है, तो पैनल ऑफ जजेस है तो वर्ड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फाइनल विनर। 32 है, शी इज रिमार्केबली प्रोफिशिएंट डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अलजेब्राइक इक्वेशन। शी इज रिमार्केबली प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या है, प्रोफिशिएंट का मतलब है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है, माहिर है किसी चीज में। ठीक है, स्किल्स होना किसी चीज में, किसी काम में। तो अगर तो होता ना शी इज गुड एट मैथमेटिक्स तो फिर तो मैं ऐड लगाता, जिसमें ये मैंने आपको एक पास पेपर का ये क्वेश्चन करवाया भी हुआ है कि शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। जब एक्सपर्टीज का वर्ड आ गया अब साथ, उसका प्रोफिशिएंट होने का आ गया,
तो अब एट नहीं लगाना आपने। यहाँ पे तो एक पूरी स्ट्रीम मेंशन है ना, मैथमेटिक्स एक स्ट्रीम या सब्जेक्ट मेंशन है जिसमें वो गुड है। तो फिर मैंने क्या लगाना है उस केस में, तो मैंने बताया आपको कि उस केस में इसके साथ क्या आता है, उस केस में इसके साथ एट आता है। यहाँ पर क्या है कि प्रोफिशेंट का वर्ड जो है वो मेंशनड है, तो शी इज रिमार्केबली प्रोफिशेंट इन सॉल्विंग कम्प्लेक्स इक्वेशन, तो इस केस में इन आएगा। एट कब आएगा वो भी बता दिया, देख लेना है। यू मस्ट अबाइड डैश द टर्म्स एंड कंडीशंस आउटलाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, अबाइड, अबाइड के साथ बाय आता है हमेशा, फिक्स फ्रेजल, इसका आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन है, या फिक्स फ्रेजल वर्ब है, अबाइड बाय द टर्म्स। जैसा कहते हैं ना, वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, यानी वी मस्ट स्टिक टू द रूल्स, यानी वी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो वी मस्ट अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस आउटलाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। द न्यू पॉलिसी इज नॉट कंपैटिबल डैश ओवर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द न्यू पॉलिसी इज नॉट कंपैटिबल, कंपैटिबल के साथ भी हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विद का, कंपैटिबल विद, यानी कंपैटिबल का मतलब होता है मैच होना, तो कंपैटिबल विद। ही रिफ्रेन्ड डैश मेकिंग क्रिटिकल रिमार्क ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग, किसी चीज से को अवॉइड करने के लिए होता है रिफ्रेन का वर्ड, और रिफ्रेन के साथ भी हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम का। ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम मेकिंग मैनी क्रिटिकल रिमार्क्स ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, यानी ही उसने अवॉइड किया क्रिटिकल रिमार्क्स करने से, अवॉइड किया उसने ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो ये कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस थे जो कि मैंने बताए हैं, फ्रेजल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तो एज इट इज आ जाए, तो रूल आता हो ना आता हो, उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आपने अपना लगा के आंसर जो है वो करेक्ट मार्क करना है। इंग्लिश में पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं। ही वॉज रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर डैश ही इवेंचुअली साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। ही वॉज रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर, यानी वो हेजिटेंट था। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, हेजिटेंट। ही वॉज रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट मीन्स हेजिटेंट। तो जो मैंने 100 मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी के वर्ड्स करवाए ना, उनको तो आप लाजमी करें, ठीक है ना। ही वॉज हेजिटेंट, he was hesitant to accept the offer, he was hesitant to accept the offer dash eventually signed the contract। यानी कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट आ रहा है ना, कि यहाँ पे वो हेजिटेंट था, रिलेक्टेंट था, लेकिन उसके बावजूद उसने इवेंचुअली साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। इवेंचुअली मींस फाइनली, साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। ही वाज रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर, हाउएवर आएगा यहाँ पर, हाउएवर। हाउएवर कॉन्ट्रास्ट जहां पर हो रहा होता है वहां पर यूज होता है कि वो रिलेक्टेंट तो था लेकिन फिर भी उसने कर दिया। You will not gain admission to the examination hall dash you present your admit card। अब कंडीशन बताई जा रही है कि तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, दाखिला नहीं दिया जाएगा, अनलेस आएगा यहाँ पर। अनलेस यूज होता है जब में नेगेटिव कंडीशन है। नेगेटिव कंडीशन क्या है कि तुम्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, तुम्हें दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये नेगेटिव कंडीशन है। You will not gain admission to the examination hall unless you present your admit card। She was disappointed at the sudden cancellation of the annual seminar। डिसअपॉइंटमेंट किसी वाक्य को लेकर हो, किसी बात को लेकर हो, ठीक है, तो उनमें एट और बाय यूज होते हैं। तो एक है डिसअपॉइंटेड एट, शी वाज डिसअपॉइंटेड एट द सडन कैंसिलेशन, एट आएगा, वाक्य क्या हुआ है। और कोई आउटकम होता, कोई रिजल्ट होता, तो उसके लिए फिर मैं बाय लगाता। शी वॉज डिसअपॉइंटेड बाय, आगे अगर कोई आउटकम इवेंट की फॉर्म में होता, तो वो किस चीज के ऊपर डिसअपॉइंटेड है तो वो पता है, ऊपर किस पे है, एनुअल सेमिनार, तो इसलिए यहां पर एट आएगा। ही प्रिजर्व्ड इन हिज एकेडमिक परस्यूट्स डैश फेसिंग सेवरल फाइनेंशियल हार्डशिप्स। ठीक है, ही प्रिजर्व्ड इन हिज एकेडमिक परस्यूट्स, यानी वो अपनी जो एकेडमिक चीजें पाना चाहता था उसको उसने बड़ी प्रिजर्वेशन से, बड़ी कंसिस्टेंसी से गेन किया। तो डिस्पाइट ऑफ फेसिंग सेवरल फाइनेंशियल हार्डशिप्स नहीं, ज्यादा बेहतर बनता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ जब आगे जरन हो ना, डिस्पाइट ऑफ नहीं लगाना, फिर इंस्पाइट ऑफ लगाना है, क्योंकि आगे जरन है, आईएनजी है, उस केस में फिर इंस्पाइट ऑफ लगता है। वजह ये है, रूल इसकी है, इंस्पाइट ऑफ फेसिंग सेवरल फाइनेंशियल हार्डशिप्स यानी मुश्किलात। द सस्पेक्ट अब्सटेन्ड, अब्सटेन्ड के साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम, यानी रिफ्रेन्ड का जो ऊपर था ना वर्ड, वही वाला काम एब्सटेन्ड का भी, यानी अवॉइड करना।
अच्छा जी, एरर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हैव फिनिश्ड देयर इनिशियल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। इस क्वेश्चन में आपने ये नहीं बताना होता कि करेक्ट है क्या, बल्कि आपने बताना होता है कि मिस्टेक कहाँ पर है, याद रखिएगा। तो बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमें यहाँ पर मिस्टेक करेक्ट करनी होती है, नहीं, आपने मिस्टेक ढूंढनी होती है, एरर को आइडेंटिफाई करना होता है इन क्वेश्चन में। द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हैव फिनिश्ड देयर इनिशियल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, यहीं पे मिस्टेक पता चलेगी। द टीम, टीम कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट होगा, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट टीम है, तो सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता, हैज आता है। हैज फिनिश्ड देयर इनिशियल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। शी इज डैश वन ऑफ दोज रेयर इंडिविजुअल्स हु ऑलवेज वर्क्स डिलिजेंटली अंडर प्रेशर। शी इज वन ऑफ दोज, शी इज वन ऑफ दोज रेयर इंडिविजुअल्स हु ऑलवेज, ऑलवेज वर्क्स नहीं होगा, जब यहाँ पे ऑलवेज आ गया तो फिर आगे वर्क होगा, ये ऑलवेज वर्क डिलीजेंटली अंडर प्रेशर। तो ये मिस्टेक है, ऑप्शन सी की मिस्टेक है। द रीजन वाई ही फेल्ड द एग्जाम वॉज बिकॉज, द रीजन वाई ही फेल्ड द एग्जाम वॉज बिकॉज, यहीं पर मिस्टेक पता चल रही है। ठीक है, द रीजन वाई ही फेल्ड, रीजन खुद आ गया ना पीछे, रीजन तो बता दिया, वाई ही फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, तो वॉज की जरूरत, वॉज का बिकॉज की भी जरूरत नहीं है, रीजन तो खुद ही बता रही होती है ना, वजह बता रही होती है, बिकॉज भी वजह बताता है, तो ये मिस्टेक है। ऑल दो शी हैड नो प्रोयर एक्सपीरियंस, प्रोयर का मतलब होता है प्रीवियस एक्सपीरियंस, बट शी मैनेज टू डैश टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉरी डैश नहीं है वो, सी को मैं डैश समझ गया था। ऑल दो शी हैड नो प्रोयर एक्सपीरियंस बट शी मैनेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑल दो भी है, फिर आगे बट भी लगा रहे हैं। although she had no prior experience, she managed to solve the problem। दोबारा रिडंडेंसी की, रिडंडेंसी का काम हो रहा है यहाँ पे, रिडंडेंसी हो रही है। रिडंडेंसी क्या होती है? एक ही चीज को रिपीट करना। मैं आपको अक्सर कहता हूँ ना, कहीं पे अगर आपको सेंटेंस लिखते भी हैं तो ये एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, वो मिस्टेक में काउंट होता है। बिला वजह क्यों आप ऐड कर दें, ऑल्दो शी हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस शी मैनेज टू, ऑल्दो खुद रीजन बता रहा है, बट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई नहीं होता वर्ड, बिटवीन यू एंड मी होता है। बिटवीन यू एंड मी द न्यू स्ट्रेटेजी प्रपोज द टीम, ठीक है, द न्यू स्ट्रेटेजी प्रपोज्ड बाय द टीम सीम्स कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल। बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर इसकी मिस्टेक है और यहाँ पर इसकी मिस्टेक है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हिस्टोरिक सिटी सिंस 5 years विदाउट एनी मेजर कंप्लेंट्स। सो यहाँ पर सिंस लगाया हुआ है, अगर तो ईयर मेंशन होता ना कि ही हैज बीन लिविंग इन दिस हिस्टोरिक सिटी सिंस 2020 या सिंस 2021 या कोई भी ईयर मेंशन होता तो फिर तो सिंस लगाता। अब क्योंकि 5 साल मेंशनड है, फॉर 5 years आएगा, तो फॉर 5 years विदाउट एनी मेजर कंप्लेंट, शी हैज बीन लिविंग इन दिस हिस्टोरिक सिटी फॉर 5 years होगा विदाउट एनी मेजर कंप्लेंट्स। द चिल्ड्रंस, यहीं पे मिस्टेक नजर आ गई भाई, चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रंस नहीं होता वर्ड। ठीक है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन होता है वर्ड, चिल्ड्रंस नहीं वर्ड होता। ही डू नॉट कॉम्प्रीहेंड द सेवेरिटी ऑफ द ऑफिशियल चार्जेस फाइल्ड अगेंस्ट हिम। ही डू नॉट नहीं आएगा, ही शी इट के साथ डज आता है, ही डज नॉट। जब आप निगेशन बता रहे हैं, नेगेटिव बता रहे हैं, ही डज नॉट कॉम्प्रीहेंड द सेवेरिटी, सेवेरिटी मींस सीरियसनेस, वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए, ये भी बता देता हूँ। तो इसके अलावा भी जो मैंने लेक्चर्स आप लोगों को करवाए हुए इंग्लिश के, वो लाजमी देखने हैं, इंग्लिश में कंप्लीट मार्क्स आने चाहिए। अच्छा खासा पोर्शन है, 30 to 50% पोर्शन अच्छा खासा बन जाता है एग्जाम में। शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास व्हेन इट कम्स टू एनालिटिकल रीजनिंग। अक्सर आप लोगों को भी एनालिटिकल रीजनिंग में इशू आ जाता है ना, तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं होगा, शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, शी वन ऑफ द बेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट में से वो एक बेस्ट है ना, तो स्टूडेंट्स होना चाहिए यहाँ पे, स्टूडेंट्स इन द क्लास व्हेन इट कम्स टू एनालिटिकल रीजनिंग। द मैनेजर आस्क्ड टू मी, द मैनेजर आस्क्ड टू मी थोड़ी होगा, द मैनेजर आस्क्ड मी, सेट होता तो फिर मैं कहता मैनेजर सेट टू मी, द मैनेजर आस्क्ड मी आएगा, टू की यहाँ पे जरूरत नहीं है।
स्टार्टिंग में ही मिस्टेक पता चल गई है। तो एरर आपने आइडेंटिफाई करना होता है, करेक्ट नहीं करना होता आपने। अब कुछ रिपीटेड सिनोनिम्स मैंने ऐड किए हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो वोकैबुलरी का टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड का लेक्चर है आपके पास, उसको आप रिवाइज करें लाजमी, ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, तो उन वर्ड्स के मीनिंग जो है वो आपको आते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, कहते हैं ना, वी मस्ट टेक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व दिस इशू, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच हम करेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम द वर्ड विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, केयरफुल। यहाँ चॉइसेस में बनता है अलर्ट, हाँ केयरलेस जो है वो इसका ऑपोजिट बनता है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेंसिव। पेंसिव मींस बीइंग इंडल्ज इन डीप थॉट्स, ठीक है। समबडी जो कि बड़ी गहरी सोचों में इन्वॉल्व है, बड़ी सीरियस किस्म की सोचों में गुम है, तो हम कहते हैं वो पेंसिव मूड में है, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पेंसिव। पेंसिव मींस थॉटफुल। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट मींस कि एक चीज जरूरत से ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा हो, यानी मोर देन इनफ हो, मोर देन इनफ हो, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का होना, मोर देन इनफ। अबंडेंट, अबंडेंट मींस प्लेंटीफुल। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्यूट। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है इंटेंस, इंटेंस, ठीक है, किसी चीज की शिद्दत ज्यादा होना, यानी सवेयर, इंटेंस। तो मैंने जो अभी रिसेंटली रिपीटेड वर्ड्स हैं वो ऐड किए हैं, लेकिन उस लिस्ट को कंप्लीट करें ताकि सारे वर्ड्स आपके कवर हो जाएं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथेंड। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफेंसिव। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? हार्श किस्म का एटीट्यूड होना, अनफ्रेंडली किस्म का एटीट्यूड होना, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, अग्रेसिव। ऑफेंसिव के लिए एक वर्ड अग्रेसिव भी होता है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन समथिंग जो कि बड़ी नाजुक है, जो कि टूट सकती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल नहीं करना, फ्लेक्सिबल चीज को मतलब जब वजन बढ़े तो टेढ़ी हो जाती है, टूटती नहीं है। तो इसके लिए वर्ड यूज होगा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है समथिंग विच इज डेलिकेट, यानी जिस पे जब प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है या वजन पड़ता है, वो टूट जाती है, टुकड़ों में बढ़ जाती है। एंटोनिम्स आगे पेपर में दे के कीजिएगा, ऊपर अचानक सिनोनिम पूछा होता है, फिर अचानक एंटोनिम आ जाता है, तो क्वेश्चंस को समझ के करना है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है चेंजिंग, चेंजिंग, ट्रांजिशन हो रही है अभी जिसकी, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट, परमानेंट। तो चेंजिंग चीज तो टेम्परेरी होती है ना, ये तो इसका मीनिंग है, आपने ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड जनरस। जनरस मींस काइंड। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इसका स्टिंजी या स्टिंगी, जो भी आप इसको पढ़ते हैं। माइजर को कहते हैं कंजूस आदमी। जनरस आदमी तो खुदा तरस होता है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इज समथिंग जो जिसमें से लाइट पास हो जाती है, क्लियर है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ओपेक। ओपेक चीजों में से लाइट पास नहीं होती है, ओपेक चीजों में से लाइट जो है वो गुजरती नहीं है, ठीक है। तो ओपेक आ जाएगा। एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल, ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? फेक, जाली, काउंटरफिट। ये वर्ड भी आया हुआ है पेपर में, काउंटरफिट मींस कॉपी। चूज द करेक्ट ऑफ द वर्ड ओबीडिएंट। ओबीडिएंट इज समबडी हु इज सबमिसिव, जो कि बातें सुनता है, बात मानता है। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? रेबिलियस, रेबिलियस हो जाएगा इसका ऑपोजिट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मींस होपफुल, ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक कहते हैं होपलेस को। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बिनीन, ठीक है, बिनीन। बिनीन मीन समथिंग विच इज, आप ये कह सकते हो हार्मलेस है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। बिनीन मीन्स हार्मलेस, ठीक है। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? मिलेशियस। मिलेशियस इज समथिंग विच इज हार्मफुल, जो कि खतरनाक है, डेंजरस है, रिस्की है। मूविंग ऑन टू द एनोलॉजीज नाउ। लाइट ब्लाइंड, लाइट ब्लाइंड, ठीक है, लाइट ब्लाइंड। अब जो ब्लाइंड आदमी होता है उसका विजन नहीं होता। हमारी हमारा ब्रेन विजन वो कैसे इंटरप्रेट करता है? जो लाइट पड़ती है उससे वो इंटरप्रेट करता है। तो जो ब्लाइंड आदमी होता है उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको तो अंधेरा ही दिखाई देता है, टोटल एब्सेंस है, इनएबिलिटी है उसकी टू परसीविंग द लाइट। सिमिलरली somebody who is unable to listen any voice or any sound is deaf, तो साउंड डेफ आ जाएगा।
तो पहले सबसे पहले क्लोजेस्ट रिलेशनशिप देखा करें गिवन का, उसके बाद देखा करें सबसे क्लोजेस्ट चॉइस कौन सी है। नॉलेजेस आसान होती हैं लेकिन कंफ्यूजन पेपर में इनमें इस वजह से होती है कि चॉइसेस बड़ी मिलती जुलती मेंशन होती हैं। आर्किटेक्ट बिल्डिंग, आर्किटेक्ट बिल्डिंग को क्या करता है, डिजाइन करता है ना। एन आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग, अ स्कल्प्टर मेक्स अ स्टेचू, वो उसको डिजाइन करता है, वो उसको उसका क्रिएटर है। डॉक्टर मेडिसिन नहीं बनाता, ड्राइवर गाड़ी नहीं बनाता, स्टूडेंट बुक नहीं बनाता। यस वो उससे यूज करते हैं लेकिन बनाते नहीं। यहाँ पे तो क्रिएटर की बात हो रही है, उसके बनाने वाले की बात हो रही है। स्कैल्पल सर्जन, ये मैंने पहले भी एनोलॉजी करवाई हुई है और इस वजह से करवाई हुई है कि ये एनोलॉजी बहुत ज्यादा जो है वो रिपीटेडली आती रही है क्योंकि स्टूडेंट्स को स्कैल्पल का मीनिंग नहीं पता होता। तो स्कैल्पल का मतलब क्या होता है? स्कैल्पल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू यूज बाय द सर्जन्स, ठीक है, उनका प्रोफेशनल टूल है जिसको वो यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी टू मेक इंसिजन और टू मेक कट्स। स्कल्पचर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो चाइजल को यूज करता है फॉर कटिंग। जब वो तराश रहा है कोई चीज तो वो इसको यूज करता है। ठीक है, पेन ऑथर, ऑथर पेन से लिखता है, नो डाउट ये उसका भी टूल है, लेकिन ये टूल कटिंग के लिए या चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उससे मिलते जुलती चॉइस ज्यादा क्लोजेस्ट ये बनती है। तो वो जो बात मैं कह रहा था कि क्लोजेस्ट चॉइसेस को देखनी होती है तो वो ये बनती है। नेक्स्ट है मेटाफर है और कंपैरिजन। मेटाफर को हम यूज इसलिए करते हैं कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, मेटाफर जैसे मैं कहता हूँ ही इज अ लायन, ये मेटाफर है। ही इज लाइक अ लायन, ये सिमिली है। सिमिली मेटाफर्स देख के जाने हैं, मैंने आपको करवाए में प्रीवियस लेक्चर्स में। सिमिली में कंपैरिजन के लिए कोई वर्ड यूज होगा, लाइक का, एस का या इस तरह का सिमिलर। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन है। मैं कहता हूँ ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, तो ये सिमिली है। मैं कहता हूँ ही इज अ लायन, ठीक है, तो फिर वो मेटाफर है। तो मेटाफर कंपैरिजन ही कर रहा होता है दो चीजों का। सिमिली भी कर रही होती है लेकिन फर्क क्या है मैंने बता दिया। सिमिली में डायरेक्टनेस नहीं होती, डायरेक्टली नहीं कंपैरिजन करता, डायरेक्टली कंपैरिजन तो मेटाफर करता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हाइपर बोले, हाइपर बोले की रीजन क्या होती है? एग्जैजरेशन, किसी चीज को एग्जैजरेट करके बताया जाता है। ये वो लिटरेरी टर्म है कि जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के करना ताकि स्ट्रेस दिया जा सके। जैसे अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम या इन टाइम या बिफोर टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने उसको गिन के 10 लाख मरतबा ये बात की है कि अपना होमवर्क टाइमली सबमिट करवाना, बल्कि इस चीज का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि स्ट्रेस दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें बहुत दफा बोल चुका हूँ। ठीक है, इंसोम्निया स्लीप, इंसोम्निया बीमारी है, बीमारी है, ठीक है, जो स्लीप डिप्रिविएशन की बीमारी है कि लोगों को नींद नहीं आती। तो उसका रिलेशनशिप है ना उसके साथ कि वो किस चीज की बीमारी है। इंसोम्निया स्लीप, हंगर फूड, वो तो इफेक्ट है ना, भूख लगती है, खाने खाना नहीं खाया हुआ तो। एमनीसिया मेमोरी, एमनीसिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू योर मेमोरी, ये डिसऑर्डर है जिसमें आपका लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। जिस तरह स्लीप के अंदर, स्लीप की जो बीमारी है, लॉस ऑफ स्लीप की जो बीमारी है उसको इंसोम्निया कहते हैं। इसी तरीके से लॉस ऑफ मेमोरी की जो बीमारी है, यानी लोगों की याददाश्त खत्म होने लगती है, याददाश्त भूलना शुरू होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन 71, कैनवस पेंटिंग, कैनवस के ऊपर पेंट किया जाता है, बनाया जाता है, तो क्ले पॉटरी नहीं, ये नहीं है। पॉटरी क्ले से बनती है, उसके ऊपर नहीं बनती, राइटिंग पेज के ऊपर की जाती है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लोज हो देखनी। क्वारंटीन आइसोलेशन, क्वारंटीन आइसोलेशन क्या है? वो एक चीज है जो उसका इफेक्ट है, या आप ये कह सकते हैं कि रिजल्ट है। क्वारंटीन करने का मतलब क्या होता है? सेपरेट कर लेना। जब कोविड आया था, रिमेंबर आज से 6-7 साल पहले, तो वो क्वारंटीन कर देते थे। क्वारंटीन यानी वो जो लोग थे कि जिनको कोविड का वायरस ने इफेक्ट किया था उनको सेपरेट आउट कर देते थे, आइसोलेशन में चले जाते थे वो लोग। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट कर देना। तो ये उस चीज का इफेक्ट है ना। कमेंडेशन, पनिशमेंट नहीं भाई, तारीफ के ऊपर पनिशमेंट थोड़ी मिलती है। सैंक्शन अप्रूवल नहीं, ये तो ऑपोजिट है। सैंक्शन तो पाबंदी है, अप्रूवल का तो मतलब है अलाउ कर देना, ये भी नहीं है। एम्बुश सरप्राइज, यस, एम्बुश का मतलब होता है अटैक करना। ये जो सरप्राइज अटैक्स होते हैं एनिमी की तरफ से या किसी एक आर्मी की किसी दूसरी आर्मी के ऊपर, तो उनको एम्बुश कहते हैं, अटैक। मतलब क्या होता है? दुश्मन को सरप्राइज करना। और ये तो ऑपोजिट है एग्जाम्पशन और इंक्लूजन। एग्जाम्पशन का तो मतलब है निकाल दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इंक्लूजन यानी शामिल कर दिया, ये तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन 73 पे चलते हैं। द ईडियम, अब ईडियम्स भी आपके पेपर में बीच में एक आध आ जाता है। द ईडियम बर्न द मिड नाइट ऑयल मीन्स,
बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? रात को जाग कर कोई पॉजिटिव काम करना, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू नाइट। ठीक है। कंप्लीट करना है आपने प्रोवर्ब, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और एक और बड़ा पॉपुलर प्रोवर्ब जो आपके एग्जाम में आ रहा है आजकल, जो कि बड़ा रिपीटेड है, ठीक है, और ये इंशाल्लाह आएगा दोबारा भी आपके टेस्ट में, नॉलेज इज पावर। तो ये दो प्रोवर्ब जो है ना, ये इनके पूल ऑफ क्वेश्चन में से हैं और आ जाते होते हैं। द इडियम ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत को शुरू करना, टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। तो मैंने आपको जो इंग्लिश रिवीजन का वन शॉट लेक्चर करवाया हुआ है ना, उसके अंदर मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट ईडियम है सारे रिवाइज करवाए हुए हैं। द इडियम वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ऐसा इवेंट जो कि कभी कभी हो रहा है, बड़ा रेयरली हो रहा है। अकरिंग ऑन रेगुलर मंथली बेसिस, नो, अकरिंग एक्सट्रीमली रेयरली। ईडीएम है बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन को बहादुरी के साथ, ब्रेवरी के साथ फेस करना, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं दो और ईडीएम भी बताता हूँ जो कि रिसेंटली एग्जाम में आए और फिर दोबारा आपके पास रिपीट हो सकते हैं इंशाल्लाह। उसमें एक तो ये है कि हिट द सैक, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है सो जाना। यानी अगर कोई शख्स कह रहा है कि जी मैं अब अपने बिस्तर पे जा रहा हूँ, अपने बेड पे जा रहा हूँ लेटने के लिए, सो हिट द सैक, ये इडियम वहां पर यूज होगा। और एक और इडियम आया है, ठीक है, कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे कहते हैं ना, यानी आज के लिए इतना ही, यानी छुट्टी करते हैं, एंड करते हैं आज काम को, अपने वर्क को आज हम खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, एवरी क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये भी एक प्रोवर्ब है, सिल्वर लाइनिंग। ठीक है जी। क्वेश्चन 79 पे चलते हैं आगे। अब नरेशंस और लिटरेरी डिवाइसेस को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो हमने इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस बनानी है। द रिसर्च टीम एनालाइज द कम्प्लेक्स डेटा। अब देखें, एक्टिव के अंदर क्या होता है, एक्टिव के अंदर पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपके पास वर्ब होता है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। द रिसर्च टीम एनालाइज द कम्प्लेक्स डेटा, द कम्प्लेक्स डेटा वॉज एनालाइज्ड बाय द रिसर्च टीम। ये तो रिसर्च टीम आखिर में आ जाएगा, और वॉज आएगा, वॉज क्यों आएगा, क्योंकि एनालाइज बता रहा है, पास्ट है। द कम्प्लेक्स डेटा वॉज एनालाइज्ड बाय द रिसर्च टीम, वॉज एनालाइज्ड बाय द रिसर्च टीम। ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब आई बता रहा है अपने बारे में, आई की जगह पे ही हो जाएगा, पीछे पास्ट है तो हैव की जगह पे हैड हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड, अब माई चेंज हो जाएगा हिज में। he said that he had completed his project, he said that he had completed his project, he said that he had completed his project। अगला है, the classroom was a zoo during the break, which literary device is used here? The classroom was a zoo during the break, एग्जैजरेशन की हुई है ना बहुत ज्यादा। तो क्लासरूम जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, जू से। वॉज अ जू ड्यूरिंग द ब्रेक, डायरेक्ट कंपैरिजन, जब डायरेक्ट कंपैरिजन है तो मेटाफर है। ठीक है। एक क्लासरूम जू लग रहा था। द कैमरा लव्स हर एक्सप्रेसिव फेस, विच लिटिल डिवाइस इज यूज्ड हियर? ये पर्सोनिफिकेशन है, ये पर्सोनिफिकेशन है कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की हैबिट दी गई है, क्वालिटी दी गई है। द कैमरा लव्स हर एक्सप्रेसिव फेस, कैमरा तो एक नॉन लिविंग थिंग है। ही वॉज सो हंग्री ही कुड ईट एन एंटायर हॉर्स, ये भी एग्जाम में रिसेंटली आया हुआ है। ईट एन एंटायर हॉर्स का मतलब होता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो एक्सट्रीमली एग्जैजरेट किया हुआ है ना हंगर के प्रोसेस को, तो हाइपर बोले है क्योंकि एग्जैजरेशन है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर का है। तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं उनकी रेपिटेशन होती है। देयर वाज अ डेफनिंग साइलेंस इन द कोर्ट रूम। अब डेफनिंग साइलेंस में का मतलब क्या है कि ये एक ऑक्सीमोरॉन है। ये क्या है, ये एक ऑक्सीमोरॉन है, ऑक्सीमोरॉन। देयर वाज अ डेफनिंग साइलेंस इन द
ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को इकट्ठे लिखा जाता है। अगेन रीजन वही है, बताने के लिए, किसी चीज को स्ट्रेस देने के लिए ऑक्सीमोरॉन। तो ये लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि डेफनिंग, डेफ तो सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और डेफनिंग का मतलब होता है ऐसी आवाज जो कि कानों को सुन कर दे, तो डेफनिंग साइलेंस। तो डेफनिंग भी साइलेंस भी तो ऑक्सीमोरॉन होता है ये, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड वर्ड को जब यूज करते हैं। फिर ये भी आपके एग्जाम का हिस्सा है कि यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर जो है ना यूज हो रहा होता है कि आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो, करेक्ट मीनिंग जो है ना वो आपने बताना, वो तो है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग करना है। अकोमोडेट, अकोमोडेट के अंदर सी जो है वो डबल होता है, एम भी डबल होता है, ओ भी डबल होता है, लेकिन ओ डबल इकट्ठे नहीं आ रहे होते। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ACCOMMODAT, एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट में आर भी डबल होगा, ए भी डबल होगा, एस भी डबल होगा, एम्बेरसमेंट, EMBARRASSMENT, ये करेक्ट है। ये इसलिए इनकरेक्ट है कि यहाँ पे आर सिंगुलर था, एम्बेरसमेंट। ठीक है, डबल आर डबल एस होता है इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेफिनेटली। डेफिनेटली ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से है, तो डेफिनेटली में ये होता है TELY। बहुत से लोग इसको डेफिनेटली लिखते हैं, ये नहीं है। तो इस आप क्या लिखते हैं, उस पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, करेक्ट आंसर में मिलेंगे। ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार कोई काम करना, इसमें सिर्फ सी डबल होता है, एस डबल नहीं होता। ओकेजनल तो पहला गलत है, क्योंकि उसमें सी तो डबल है लेकिन एस भी डबल है, इसमें सी डबल ही नहीं है, इसमें सी डबल है और एस सिंगल है, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इनडिस्पेंसेबल, इन डिस, तो पहले तो आई एन इन आ गया, आगे आ गया DIS, डिस, आगे PEN पेन, और आगे SIBLE, इनडिस्पेंसेबल, ये गलत है भाई। ठीक है, ये गलत है, इनडिस्पेंसेबल ए होता है, उसमें आई नहीं होता। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें ABLE है, इनडिस्पेंसेबल। ठीक है, आगे चलेंगे। करेक्ट स्पेलिंग हमने बताने हैं, सुपरसीड। सुपरसीड में एस आता है, सी नहीं आता। सुपर लिख के आगे SEDE लिखा जाता है, सुपर लिख के आगे SEDE, ये पहला वाला ही करेक्ट हो गया इसमें। सेपरेट, सेपरेट में SEPARATE होता है, 99% लोग इसको ये लिखते हैं, जो कि गलत है। ये है सेपरेट, सेपारेट होता है, बट सेपा लेके आगे रेट, सेपरेट ई नहीं, ए आता है। मेंटेनेंस, मेन लिख के आगे TAN नहीं, ये गलत है, मेंटेनेंस, ये तो ए आ गया ना, ये गलत है, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस जो है वो ये होते हैं स्पेलिंग इसकी, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर कहते हैं सवाल नामे को, क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन एयर में आर सिंगल होता है, एन डबल होता है, मैंने ऐसे याद रखा था, तो आप भी ऐसे याद रखें। तो क्वेश्चन एयर ये करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं, जो कि नया वेंचर स्टार्ट करता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, ENTREPRENEUR होता है, ENTREPRENEUR, फर्स्ट स्पेलिंग ही करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। द हार्श क्लाइमेट, ये आएगा फिर क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। इफेक्ट और इफेक्ट का जो है ना वो पता होना चाहिए आपको, डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सो द हार्श क्लाइमेट कंडीशन हैड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर यील्ड, ई वाला इफेक्ट आएगा, ई वाला आएगा, क्योंकि ये एंड रिजल्ट को बता रहा है। ठीक है, तो एंड रिजल्ट वाला ई से वही वाला इफेक्ट होता है, और ये वाला जो इफेक्ट होता है ये उस टाइम के असर को बता रहा होता है, जो टेम्परेरी इफेक्ट या असर होता है ये उसको बता रहा होता है, तो ये एंड रिजल्ट को बता रहा होता है। ई से इफेक्ट, ई वाला इफेक्ट जब एंड रिजल्ट को बता रहा है, तो क्लाइमेट कंडीशन विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी वो कहना चाह रहा है ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, यानी देर पा असर होगा इनका। तो नेगेटिव इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरल यील्ड, एग्रीकल्चरल यील्ड का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे जो चीज फाइनल आउटकम मिलता है उसको कहते हैं। द स्कूल डैश एड्रेस द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। तो प्रिंसिपल यहाँ पे स्कूल वाला जो प्रिंसिपल होता है वो AL वाला प्रिंसिपल होता है। ELE वाला प्रिंसिपल जो होता है ना वो क्या होता है, वो तो असूल के लिए यूज होता है इस्तेमाल। और ये जो प्रिंसिपल AL वाला होता है, ये स्कूल में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हेड्स होते हैं स्कूल के, उनके लिए यूज होता है। द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट, यानी प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से खिताब किया ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। द लॉयर गेव हर क्लाइंट साउंड लीगल डैश रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स अक्सर पेपर में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो द लॉयर गेव आर क्लाइंट अ साउंड लीगल एडवाइस
एडवाइस कौन सा आएगा? सीई वाला एडवाइस आएगा, सीई वाला एडवाइस आएगा, लीगल एडवाइस। अब सीई वाली एडवाइस और एसई वाली एडवाइस के बीच का फर्क भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक तो फर्क ये है कि जो सीई वाला एडवाइस है ना, ये क्या है, ये हमारे पास नाउन होता है, ये हमारे पास नाउन होता है। तो यहाँ पर ये सीई वाला एडवाइस यूज हो रहा है, ये जो एडवाइस है इसका मतलब होता है कोई रिकमेंडेशन या ओपिनियन, ओपिनियन देना, ठीक है। और ये जो होगा, ये इंसान, लेट से आप किसी पर्टिकुलर आदमी जिसका काम ही लोगों को सलाह देना है, मशवरा देना है, अगर वो दे रहा है, डॉक्टर है, यहाँ पे लॉयर है, तो सीई वाला एडवाइस आएगा। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आप किसी को कोई बात बता रहे हैं, तो फिर एससी वाला एडवाइस, या आपको कोई बात बताई जा रही है तो फिर एससी वाला एडवाइस यूज कीजिएगा। द हैवी फॉग रेंडर्ड द ऑन कमिंग व्हीकल्स बेयरली स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। फॉग की वजह से गाड़ियों को रुकना पड़ा, यानी मैं कह रहा था। तो एक बात याद रखिएगा, ए आर वाई वाला जो स्टेशनरी है, ये नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, यानी नॉन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ई आर वाई वाला स्टेशनरी है, ये वो जो राइटिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसा पेन, पेपर, पेंसिल, वो जो स्टेशनरी मटेरियल्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। दे वर विलिंग टू डैश ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज विदाउट वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। ये वाला तो एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना, किसी को खारिज कर देना, निकाल देना। ये एक्सेप्ट होता है मान लेना, तो ये आएगा। एस्पेक्ट का तो यहाँ पे लॉजिक या रीजन ही नहीं बनती। दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट ऑल all candidates except those without valid identity documents. Like, comment, and subscribe.